Hello student and welcome to Bharat Group of School and Junior Colleges. I am your Sayyid Mehjabin Miss and today we are going to take your geography lecture. You know what we are studying? We are studying about human geography. So in our earlier we have studied population part 2, which includes migration and human settlements and land use, and today we are going to study about primary economic activities. So hope you all will understand what the important points to remember about primary economic activities are. When we say primary economic activities, so first of all we think about agriculture, then animal husbandry, fishing, mining and lumbering. These are the economic activities which are shown in the map given to you on page 32. You can see these activities are shown with different colors and indicates different parts of world where they are carried in different parts of world. So you can understand in Antarctica region we do not find any activity because of परमाफॉरेस्ट एंड अनइनहेबिटेड कंटिनेंट, क्योंकि ये कंटिनेंट जो है रहने के लायक नहीं है, इसलिए एंटार्क्टिका रीजन में जो है हम किसी भी एक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते. और लंबरिंग एक्टिविटी जो है प्राइमरीली हमें मिलती है 50 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल रीजन में. फिशिंग कैन only develop only in those areas in the oceans जहाँ पर कंटिनेंटल शेल्फ जो है ब्रॉड और शेलो है. यहाँ पर कोल्ड और वार्म ओशन वाटर करंट के जो है मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ प्लैंकटन फूड फॉर फिश और कूल क्लाइमेट होता है, जिससे कि यहाँ पर जो है फिशेस इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ पर फिशिंग जो है ज़्यादा होती है. सिंस दिस फिजिकल फैक्टर्स आर फाउंड ओनली सर्टेन एरियाज, सो फिशिंग ऑक्यूपेशन इज़ डेवलप्ड इन सर्टेन एरियाज ओनली. फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल है जिस जहाँ पर ये ज़्यादा फिशिंग होती है, डॉगर बैंक्स इन यूरोप, ग्रैंड बैंक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए एक्सेट्रा. अब हम एग्रीकल्चरल, लंबरिंग और माइनिंग और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये यूरोप में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. स्टार सिंबल से जो है माइनिंग को शो किया गया है. प्रोडक्शन ऑफ माइनिंग इन सीज एंड ओशियंस को बताने के लिए स्टार का सिंबल यूज़ किया गया है. माइनिंग इज़ नॉट फाउंड इन द कंटिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका. तो एंटार्क्टिका जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली यहाँ पर जो है इनहेबिट करने के जैसा क्लाइमेट नहीं है. इट्स नॉट अवेलेबल एबल टू सर्वाइव और थ्राइव. सर्वाइव एंड थ्राइव. सो एंटार्क्टिका में ज़्यादा माइनिंग भी नहीं है, और वर्ल्ड के जो मोस्टली फिशिंग जहाँ पर कैरी आउट की जाती है वो अटलांटिक ओशियन है. एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, लंबरिंग और एनिमल हस्बेंड्री जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. कहाँ पर? साउथ ऑफ ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एग्रीकल्चर, फिशिंग और लंबरिंग और ज़्यादा कहाँ पर है, जहाँ पर पाई जाती है वो आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. और आउट ऑफ द 4 कंटिनेंट लेस एग्रीकल्चर जो है कहाँ पर होती है? ऑस्ट्रेलिया में. कंसिडरिंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंड एक्सेप्ट नॉर्थ अफ्रीका, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और लैटिट्यूडनल बेल्ट 8 डिग्री to 50 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और 20 to 45 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. क्लाइमेट जो है एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कितना होगा. विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू एरियाज, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ के लैटिट्यूडनल बेल्ट में एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, स्नोफॉल का एक्सपीरियंस नहीं होता है या फ्रॉस्ट नहीं होता है. दिस वेदर फेनोमेनन आर हार्मफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे कि हम जानते हैं स्नोफॉल जैसी एक्टिविटीज़ जो होती है ये हार्मफुल होती है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए. रेनफॉल इन दिस लैटिट्यूडनल बेल्ट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट और फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक्सेप्ट डिजर्ट्स इन कंटिनेंट ऑफ एशिया और अफ्रीका. These are all generalized statements. However, agriculture in this latitudinal belt is affected
as per the local variation in local weather condition and physiography of the region. तो अभी आपने समझा, ये मैप मैंने आपको बताया, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर बताए। तो अब हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझेंगे इसका। तो हमको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले आती है हंटिंग, गैदरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग एट्सेट्रा। ये हमारी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डन किया जाता है। फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज़ है और अफेक्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प टू मैन पावर और मैकेनाइजेशन की स्टार्ट हुई इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे हम हंटिंग के बारे में देखेंगे। आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन हम देखेंगे हंटिंग। हंटिंग एक प्रिमिटिव एक्टिविटी है जो ह्यूमन बीइंग अपने फूड के अरेंजमेंट के लिए करता है। इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो नंबर ऑफ एनिमल्स है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या बहुत से जो है वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे पहुंच चुके हैं। इसलिए हंटिंग को बहुत सारे पार्ट्स में जो है बैन कर दिया गया है और इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट जो है लॉज बनाए गए हैं टू कंजर्व द प्रोटेक्ट्स ऑफ एनिमल्स। कुछ ट्राइब्स जो है अभी भी इसकी हंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल कालाहारी, बुशमैन ऑफ कालाहारी डिजर्ट, पिग्मीज ऑफ इक्वेटोरियल सेल्वास और बोरोस ऑफ इस्कीमोज ऑफ टुंड्रा। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। और अंडमान में जारावास, ऑन्जेस, ये भी जो है हंट करते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए। लेकिन हंटिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि हंटिंग की वजह से बहुत से एनिमल जो है एक्सटिंक्शन और बहुत से ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, मतलब डेंजर साइन है। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हंटिंग इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। नाउ हम पढ़ेंगे गैदरिंग। तो अभी आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हो फिगर 4.2 में, तो बहुत से लोग जो होते हैं प्रैक्टिस दिस एक्टिविटी जो विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये कलेक्ट करते हैं फ्रूट्स, रूट्स, टबर्स, लीव्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट फॉर द लिवलीहुड। दे ऑल्सो कलेक्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम, लैक, हनी, वैक्स, रबर। ये सब चीज़ें ये कलेक्ट करते हैं और उनके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उन्हें बनाते हैं। कट जो है कलेक्टेड किया जाता है फ्रॉम मॉनसून फॉरेस्ट, फ्रॉम खैर ट्रीज। सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड होती है इन द मार्केट। इस तरीके की एक्टिविटी को कैरीड आउट करने के लिए ऑन कमर्शियल स्केल दिस ऑक्यूपेशन इज़ कैरीड आउट इन ऑल द फॉरेस्ट कवर्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अब इनकी मार्केट में डिमांड होती है, इसके लिए इसको कमर्शियल स्केल पर इस एक्टिविटी को किया जाता है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर डेंस एंड एवरग्रीन। द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड एंड अनहेल्दी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट डन ऑन लार्ज स्केल। क्योंकि इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं डेंस होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट जो होता है ह्यूमिड और अनहेल्दी होता है और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कलेक्शन जो है इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इतना इजी नहीं होता और ये इसलिए लार्ज स्केल पर नहीं हो पाता। अब हम पढ़ेंगे लंबरिंग। तो हमको जो फिगर 4.1 पर हमको दिया हुआ है कि लंबरिंग कौन से पार्ट्स में होती है। इनको समझ के हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उन्हें समझना है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मानसून रीजन में आती है और वहाँ पर जो है लंबरिंग की का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो इंडिया, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये जो कंट्रीज़ है जो मानसून रीजन में आती है और यहाँ पर लंबरिंग जो है लार्ज स्केल पे होती है। लंबरिंग में डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ों को कट किया जाता है और उनके वुड्स को एज अ फर्नीचर और एज एक्सेसरीज यूज़ किया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ लंबरिंग कैरीड ऑन? तो इन साउथर्न
साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लंबरिंग की जाती है। वाई डू यू थिंक लंबरिंग इज नॉट कैरिड आउट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका? तो लंबरिंग इज नॉट कैरिड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय सहारा डिजर्ट, क्योंकि यहाँ पर डिजर्ट है तो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से लंबरिंग का होना बहुत मुश्किल है। राइट और नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लंबरिंग। लंबरिंग और लैटिट्यूड्स का क्या कनेक्शन है? तो लंबरिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है ऐसे एरिया में जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा ग्रो होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट जो है उनको डिफरेंट रेनफॉल और टेम्परेचर और कंडीशन ऑफ ग्रोथ की ज़रूरत होती है। तो टेम्परेचर रेनफॉल जो रिलेटेड होता है किससे? लैटिट्यूड से रिलेटेड होता है। इसकी एग्जाम्पल है मॉनसून फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इसलिए यहाँ पर जो है 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ग्रो होते हैं यहाँ पर कूल क्लाइमेट है, तो दे ग्रो इन यहाँ पर कौन से लैटिट्यूड में ग्रो होते हैं? 50 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ। अब मैं पूछा है कि क्यों लंबरिंग जो है डेवलप नहीं हुई है कमर्शियल लेवल पर इक्वेटोरियल रीजन में? सो देयर इज अ रीज़न commercial lumbering is not developed in equatorial region due to following reasons. इक्वेटोरियल रीजन जो है ये डेंस और मिक्स फॉरेस्ट ग्रोथ है। लैंड या इज कवर्ड मार्शेस, यहाँ की जो लैंड होती है ये मार्शेस से कवर होती है। ट्रीज जो है हार्डवुड प्रोवाइड करते हैं जो कि कट करने के लिए और कैरी करने के लिए हैवी होते हैं और कट करने के लिए बहुत हार्ड होते हैं। ड्यू टू हार्डवुड इट हैज़ लेस डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि इसका वुड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जिसको कट नहीं किया जा सकता है, तो मतलब इजीली उसको शेप आउट नहीं किया सकता है, इसलिए इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत कम है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है जिसकी वजह से रीजन इज़ नॉट सूटेबल फॉर लेबर वर्क के लिए भी ये सूटेबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लंबरिंग अभी भी यूज़ की जाती है, यानी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ का अभी यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अमॉन्ग्स ऑल द अदर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द फॉरेस्ट, लंबरिंग is one most important activity. According to the nature of vegetation, we divided earth into various natural regions. The trees in the tropical forest have hardwood. Also, these forests are evergreen and hence commercial lumbering cannot be done in this forest. Tropical deciduous और monsoon forest जो है dense नहीं होते हैं. Many bushes grow at the base of these trees. Since these forests are near agricultural land और densely populated region होते हैं, they have been deforested for agriculture purpose on a larger scale. In the coniferous forest, only one species of trees found in an area. These trees grow tall. That is why in the world, the lumbering activity is mostly practiced in the coniferous region. Today, wood is used as a very large scale for various purposes. Hence, the percentage of forest in the world is decreasing drastically. As a result, hazards related to the environment are occurring. तो जैसे मैंने आपको बताया हंटिंग की वजह से इन्वायरमेंट को खतरा था, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है डिफॉरेस्टेशन यानी लंबरिंग जब ज़्यादा होती है, ज़्यादा लार्ज स्केल पर होने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट को जो है डेंजर या ख़तरा होने लगता है। और इसके अलावा हज़ार्ड्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट ऑकर होने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ़िशिंग के बारे में। मैप फिगर 4.1 में भी हमको बहुत सारे क्वेश्चन दिए ये फ़िशिंग के बारे में। आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए खुद से। देयर आर मैनी फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग को एज अ प्राइमरी एक्टिविटी कुछ सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में। दो ये एक सब्सिस्टेंस लेवल पर शुरू हुई थी। सब्सिस्टेंस लेवल यानी लोग उतना ही गैदर करते हैं जितना उनकी फैमिली की नीड होती है, मतलब वो उसके अलावा एक्स्ट्रा उसको कलेक्ट नहीं करते हैं। फिशिंग इज़ नाउ वन ऑफ द मेजर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, खासकर जो स्पेशली इन कोस्टल एरियाज़। तो अब ये जो है पहले ये जो शुरू हुई थी ये सब्सिस्टेंस लेवल पर थी, लेकिन अब ये एक लार्ज स्केल पर बनी हुई प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे बहुत से लोग जो है जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल हैं। और जो सम ऑफ द फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं वो हैं वाइड एक्सपांस ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा है और वाटर शेलो है बिलो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक विच इज़ बिलो 200 मीटर और डेप्थ नियर ओकोशक सी नियर चाइना,
और जहाँ पर कोल्ड और हॉट वाटर करंट जो है सब्सिक्वेंटली मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांक्टन नाम के पौधे की जो है एक स्पीसीज़ होती है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और ये प्लांक्टन जो होता है अट्रैक्ट करता है फिशेस को। डेवलपमेंट तो जब फिशेस वहाँ पर ज़्यादा आएगी तो वहाँ पर फिशिंग का जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। इसकी जो मीटिंग ऑफ वार्म कुरोशियो करंट कुरोशियो करंट और ओल्ड कुरोशियो करंट फेवर्स कोस्टल एरिया नियर जापान फॉर फिशिंग। तो जापान की जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर 2 टाइप के करंट मिलते हैं, हॉट करंट एंड कोल्ड करंट्स, एंड दैट आर कॉल्ड वार्म कुरोशियो करंट एंड कोल्ड ओयाशियो करंट। अदर फैक्टर जो फेवरेबल होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ट्रेडिशनल स्किल पीपल होना चाहिए जिनको अच्छी तरह से फ़िशिंग करने आता हो। इसके एग्जांपल है जापानीज़ और चाइनीज़। ये फ़िशिंग करने में बहुत ज़्यादा स्किल है और ट्रेडिशनल है। द फिशिंग एक्टिविटी हैज़ फर्दर डेवलप्ड ओवर हियर। यहाँ पर इसके अलावा लार्ज पॉपुलेशन है कंट्री की, लैक ऑफ लैंड एंड एब्सेंस ऑफ अदर प्रोटीन फूड मेक्स आइलैंड कंट्री स्पेशली डिपेंडेंट ऑन फिश एज अ स्टेपल फूड। क्योंकि यहाँ के जो कंट्री की पॉपुलेशन है इन कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल चाइना इज़ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ के लोगों की जो है प्रोटीन की जो मात्रा है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो ज़्यादा करके डिपेंड करते हैं फ़िश पर। तो इसलिए फ़िश जो है इनका स्टेपल फूड बन गया है जापान और फिलीपींस का। एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, यानी यहाँ के लोगों को ये क्योंकि इसी चीज़ में स्किल्ड है तो ये इसके अलावा दूसरा कोई ऑक्यूपेशन अच्छी तरह से कर नहीं सकते, इसलिए भी ये फिशिंग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी का भी इंक्रीज़ किया है फ़िशिंग के लिए, एक्टिविटी के लिए, और ब्रोकन कोस्ट लाइन है जिससे पोर्टल जो है फैसिलिटी मिलती है। कोल्ड क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है रीजन का फैसिलिटेट करता है प्रिजर्वेशन ऑफ फिश को। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है तो टेम्परेचर जो है टेम्परेट रीजन में फैसिलिटी जो है प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। नियर बाय फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है वुड फॉर शिप बिल्डिंग करने के लिए जो फॉरेस्ट है जो नियर बाय में उससे वुड मिल जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। लुक एट द मैप इन फिगर 4.1। अब एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस को खुद से करने की ट्राई कीजिए। अगर हम लेटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को देखते हैं इन द वर्ल्ड वाइड, तो ये लोकेटेड है 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ टू 55 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में। क्लाइमेट जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है इसके लिए। इट इज़ मोर डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड इन ऑल द कंटिनेंट हैज़ लेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑक्यूपेशन। क्योंकि ग्रासलैंड है तो जाहिर सी बात है इसके लिए मेडोज़ होंगे जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। बट दिस ऑक्यूपेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ज़्यादा करके ये एडवांस टेक्नोलॉजी से जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। मार्केट अवेलेबिलिटी और लार्ज स्टेट, इट हैज़ डेवलप्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिस। पहले जो है लोग सब्सिस्टेंस लेवल पर सिर्फ गाय या भैंस का दूध अपने हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब चूँकि मॉडर्न ज़माना है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालते हैं और उसको फिर सेल करके मार्केट में उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करते हैं। The animal husbandry in North and South America is carried out with the help of advanced technology on a commercial scale. Dense forest, inhospitable climate, लो क्वालिटी फॉडर इन इक्वेटोरियल रीजन जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री को डिस्करेज करता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट डेंस होते हैं और क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं होता है और फॉडर भी जो होता है एनिमल्स के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइनिंग और एग्रीकल्चर के बारे में, और हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर विच टेक प्लेस इन डिफरेंट प्लेसेस एट द वर्ल्ड। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।